डीएनसी के बाद दोबारा हमल के लिए कब ट्राई करना चाहिए, कौन सी दवाइयाँ खानी चाहिए ताकि दोबारा जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कोशिश करें तो आपका हमल कामयाब हो जाए। बहुत सारे हमारे रेगुलर व्यूअर्स ने ये सवाल पूछा है। तो डीएनसी के बाद दोबारा हमल के लिए ट्राई करने और हमल को कामयाब बनाने के लिए 5 बहुत ही ख़ास पॉइंट्स का जिक्र करेंगे आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब डीएनसी आपकी किसी वजह से भी हुई, आप हमल के लिए ट्राई कर रही थी, कोशिश कर रही थी, प्रेगनेंसी कंसीव हुई लेकिन आपका बेबी आगे ग्रो नहीं हुआ, ग्रोथ रुक गई, बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई, डॉक्टर ने प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का मशवरा दिया और आपकी डीएनसी हो गई, या आपने प्रेगनेंसी कंसीव की, अनवांटेड प्रेगनेंसी थी, अभी आप प्लान नहीं करना चाहती थी, आपने डीएनसी करवा दी। इन शॉर्ट अभी रिसेंटली आपकी डीएनसी किसी वजह से भी हो गई तो उसके बाद दोबारा से आप हमल के लिए ट्राई करना चाहती हैं तो 5 पॉइंट्स को जहन में रखिएगा। उनमें सबसे पहला पॉइंट है कि कब ट्राई करें डीएनसी के बाद हमल के लिए, दोबारा कब ट्राई करें। क्योंकि डीएनसी के बाद आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, साइकिल की डेट का भी सही तरह से नहीं पता चलता आपको, तो कम से कम 2 से 3 साइकिल आपने वेट करना है। यानी कि 2 बार आपको जब मेंसेस आ जाए, माहवारी आ जाए डीएनसी के बाद, या बेहतर है कि 3 बार जब मेंसेस आ जाए तो उसके बाद आप दोबारा से प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ट्राई करें तो हमल कामयाब होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। यानी दूसरे हमल को कामयाब करने के लिए 2 से 3 साइकिल का वेट करें डीएनसी के बाद। इस दौरान में हस्बैंड वाइफ अगर आप चाहें तो रिलेशन बना सकते हैं। बहुत सारी खवातीन ये भी पूछती हैं कि डीएनसी हुई है तो डीएनसी के कितने दिन बाद हस्बैंड और वाइफ रिलेशन बना सकते हैं। तो 2 से 3 हफ्ते का गैप तो मस्ट होना ही चाहिए। उसके बाद जब आप फील करें कि आप फिज़िकली और मेंटली हील हो चुकी हैं, रिलैक्स हैं रिलेशन बनाने के लिए, तो आप हस्बैंड वाइफ रिलेशन बना सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये 2 से 3 साइकिल यानी कि 2 से 3 महीने का गैप क्यों ज़रूरी है डीएनसी के बाद दोबारा से हमल को ट्राई करने के लिए। क्योंकि जब भी डीएनसी के प्रोसेस से कोई भी खातून गुजरती हैं तो बच्चेदानी यानी कि यूट्रस को अंदर से औजारों से खुरचा जाता है। जब आप डॉक्टर के पास डीएनसी करवाने के लिए जाती हैं तो बच्चेदानी की जो अंदर वाली लेयर है जिसको एंडोमेट्रियम बोला जाता है वो काफ़ी हद तक औजारों की वजह से डैमेज हो जाती है, और यही एंडोमेट्रियम ही ज़रूरी होती है इम्प्लांटेशन के लिए। इसी एंडोमेट्रियम में ही हमल ठहरता है। तो अगर आपकी एंडोमेट्रियम डीएनसी के बाद डैमेज हुई है, आपने टाइम नहीं दिया, दोबारा से अभी फ़ौरन से कंसीव कर लिया, तो आपको दोबारा से खुदा ना खास्ता इम्प्लांटेशन फेलर हो सकता है। तो 2 से 3 साइकिल का वेट करें ताकि आपकी जो एंडोमेट्रियम है वो हेल्दी हो जाए। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दवाइयाँ कौन सी खाएं इस दौरान में डीएनसी के बाद अपने अगले हमल को कामयाब करने के लिए। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि डीएनसी आपकी हुई, आपको नहीं पता कि जो औजार इस्तेमाल हुए वो स्टरलाइज थे या नहीं थे, या किस हद तक स्टरलाइज थे, तो इन्फेक्शन का रिस्क रहता ही है। तो आपके डॉक्टर ने जो एंटीबायोटिक्स आपको रिकमेंड की हैं 5 से 7 दिन के लिए, वो आपने रेगुलर बिला नागा यूज़ लाजमी करनी है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो 2-3 महीने का गैप आपने यहाँ पे करना है, इस दौरान में आपने कौन सी दवाइयाँ खानी हैं जो अगले हमल को कामयाब करने में आपकी हेल्प करेंगी। उसमें पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है फॉलिक एसिड लाजमी लें ये 2-3 महीने, क्योंकि हो सकता है आपकी जो डीएनसी हुई या मिसकैरेज आपका हुआ तो क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स की वजह से आपकी प्रेगनेंसी कामयाब नहीं हुई, या एंडोमेट्रियम आपके अंदर सही तरह से नहीं बनी थी, उस वजह से आपका हमल ज़ाया हो गया, आपको डीएनसी करवानी पड़ी। तो जो फॉलिक एसिड की टैबलेट है डेली बेसिस पे लेंगी, ये दोनों चीज़ों को सपोर्ट करेगी, क्रोमोसोमल डिफेक्ट को भी सपोर्ट करेगी और एंडोमेट्रियम को बनाने में भी हेल्प करेगी। मज़ीद अपने एंडोमेट्रियम को हेल्दी करने के लिए ताकि अगला हमल कामयाबी से हो जाए, अपनी डाइट पे ख़ास तौर पे फोकस करें। 2 चीज़ें मेंशन करूँगा सिर्फ, सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियाँ और कलरफुल फ्रूट्स, इन पे ज़्यादा ज़ोर देना है, ये ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। जितने एसेंशियल वाइटामिन्स और मिनरल्स हैं आपको इनसे मिल जाते हैं और आपकी सही एंडोमेट्रियम अगले हमल के लिए तैयार हो जाएगी। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे आयरन के सप्लीमेंट आपने लेने हैं, लाजमी अपने डॉक्टर से रिकमेंड करवा लें, क्योंकि जब आपकी डीएनसी होती है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो ब्लड लॉस होता ही है। एक तो उसको पूरा करने के लिए ताकि आपकी एचबी
ठीक हो और अगले हमल को कामयाब बनाने में आपकी हेल्प करे। दूसरा जो एंडोमेट्रियम बनती है वो भी एक्चुअली ब्लड सेल्स की ही बनती है। अगर आपकी HB कम होगी तो अगला हमल कामयाब होने के चांसेस कम होंगे। तो इसलिए HB को इम्प्रूव करने के लिए एक तो डाइट अच्छी लें और दूसरा आयरन के सप्लीमेंट आप लाजमी लें। अब चौथा इम्पोर्टेंट पॉइंट नंबर 4 DNC के बाद आपने 2 से 3 साइकिल वेट करना है, 2 से 3 महीने वेट करना है। तो इस 2 से 3 माह के अंदर आप हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप तो बना सकते हैं। क्या आप कंट्रासेप्टिव यूज़ करें तो बेहतर है कि आप कंट्रासेप्टिव्स यानी कि फैमिली प्लानिंग के इंजेक्शन और गोलियां यूज़ ना करें, क्योंकि एक तो ऑलरेडी DNC की वजह से आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो चुके हैं और दूसरा आप जब कंट्रासेप्टिव लेंगी तो उसके फ़ौरन बाद आपने 2 से 3 माह के बाद आपने दोबारा से कंसीव करने के लिए ट्राई करना है। तो फिर आपको कंसीव करने में मुश्किल पेश आएगी जब आपने पहले कंट्रासेप्टिव ले रखी होंगी। तो रिलेशन बेशक बनाएं लेकिन नेचुरल मेथड जो फैमिली प्लानिंग के हैं वो यूज़ करें। मेरी वीडियोस मौजूद हैं इस चैनल पे, आप देख सकते हैं। आप कॉन्डोम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेल और फीमेल कॉन्डोम, या आप सेफ डेज वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं प्रेगनेंसी से बचने के लिए इन 2 से 3 माह के अंदर। और पांचवा और लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रेस क्रिएट न करें। आपके साथ जो कुछ हो गया उसको भूल जाएं, उसकी वजह से टेंशन न लें, उसको जहन पे सवार न करें। आप दुनिया की पहली और आखिरी खातून नहीं है कि जिनके साथ ये मिसहैप हुआ है। कहने का मकसद ये है कि पॉजिटिव सोचें, बेहतरी की उम्मीद रखें और दोबारा से ट्राई करें। अब यहाँ पे आपके 1-2 और सवालों के जवाब भी देता चलूँ। इन्होंने पूछा है कि प्रेगनेंसी के शुरू में ब्लीडिंग लाइट सी हो रही है तो इसका कोई मसला तो नहीं है। तो हल्की फुल्की स्पॉटिंग होना अर्ली प्रेगनेंसी में इसको नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर स्पॉटिंग आपको बार बार होती रहती है या आपको ब्लीडिंग होने लग जाती है और ब्लीडिंग रुकती नहीं है, साथ में आपको लोअर बेली में पेन शुरू हो जाता है और शदीद किस्म का दर्द होता है आपकी कमर के अंदर, तो ये अर्ली मिसकैरेज की तरफ भी आपको लेके जा सकता है। तो थोड़ी बहुत स्पॉटिंग होना कोई मसला नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा स्पॉटिंग ब्लीडिंग के साथ लोअर बेली में और कमरे में पेन होता है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट लाजमी कीजिए। अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि मेरी 3rd प्रेगनेंसी है, पहली 2 प्रेगनेंसी में तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, यानी कि इनको प्रेगनेंसी की सिम्टम्स आती थी, लेकिन इस बार वो कहती हैं कि मुझे कुछ भी फील नहीं होता। टेस्ट किया है तो टेस्ट पॉजिटिव है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर खातून को प्रेगनेंसी की सारे सिम्टम्स एक जैसी महसूस हों, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक ही खातून को हर प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी की अलामात नज़र आएँ। तो अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है और प्रेगनेंसी की कोई अलामात आपको अपने अंदर नज़र नहीं आ रही तो 1-2 चीज़ें कंफर्म कर लीजिए, उसके बाद बेफिक्र हो जाएं। आप अपना बीटा HCG का लेवल एक करवा लें, एक ब्लड का टेस्ट होता है और ये देखें कि आपके HCG लेवल प्रॉपरली जिस तरह बढ़ने चाहिए बढ़ रहे हैं डेज़ के साथ साथ। और दूसरा, आप अपना एक अल्ट्रासाउंड करवा लें ताकि ये देख सकें कि आपकी जो प्रेगनेंसी की लोकेशन है वो सही जगह पे है कि नहीं। ये दोनों चीज़ें अगर ठीक हैं तो फिर फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।